हेलो एवरीवन। सो हमने पिछले लेक्चर में कार्नोट साइकिल की थ्योरी को कंप्लीट कर लिया था और हमने ये जाना था कि जितनी एनर्जी हम ऐसे इंजन को देंगे जिसमें कार्नोट साइकिल यूज हो रही है, जितनी हीट हम देंगे उतना ही वर्क हमें उतने ही अमाउंट पे वर्क हमें मिलेगा। Q इज इक्वल टू W हमने प्रूव कर दिया था। अब हमें आगे एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन के बारे में देखना है। उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। उस इक्वेशन को निकालेंगे और ठीक है, हमारी हेडिंग होगी एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी क्या होता है, ठीक है। कार्नोट एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। हमने ये चीज पॉइंट जब लिख रहे थे तो उसमें एक पॉइंट ये आया था कि वो इंजन जो कि कार्नोट साइकिल के प्रोसेस पे वर्क करता है उसको या फिर हम कार्नोट इंजन कहते हैं या फिर आइडल गैस इंजन कहते हैं, ठीक है। तो कार्नोट इंजन जो था वो कार्नोट साइकिल पे वर्क करता था, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा और इसका इक्वेशन क्या होगा, इसे अभी लिख रहे हैं कि द फ्रैक्शन ऑफ हीट absorbed by the engine, जो इंजन ने हीट एब्जॉर्ब की, which is converted into work। मतलब वो फ्रैक्शन माने वही अपॉन फ्रैक्शन जिसमें कि जितनी हीट कन्वर्ट हो जाए वर्क में, ठीक है, उसी फ्रैक्शन को हम कहेंगे एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। गिव्स द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, ठीक है। मतलब जितनी हम हीट किसी इंजन को प्रोवाइड कर रहे हैं और उस इंजन ने उस हीट का कितना यूज करके मैंने कितना वर्क हमें दिया, वही फ्रैक्शन हमें क्या बताता है, एफिशिएंसी बताती है कि उस इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, एफिशिएंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ईटा, ठीक है। इसको ईटा से शो करते हैं। ये इसकी वैल्यू क्या होगी, एफिशिएंसी मतलब ईटा इज इक्वल टू कितना वर्क डन हुआ और कितना हीट एब्जॉर्ब करने पे कितना वर्क डन हुआ। हमें आपको याद होना चाहिए कि जब हम कार्नोट इंजन पढ़ रहे थे हमने ये बताया था कि जो सोर्स की होगी, मतलब जहां से हीट एब्जॉर्ब होगी उस हीट को हम Q2 बोलेंगे और सिंक वाली हीट को क्या कहेंगे, Q1 कहेंगे। कि हीट हमारी Q2 से एब्जॉर्ब हुई है, इस वजह से Q2 हमारा क्या हो गया, हीट एब्जॉर्ब और टोटल वर्क डन जो हमने लास्ट में W निकाला था वो, ठीक है। और इसका रेशियो हमने जो लास्ट इक्वेशन बनाई थी वो इक्वेशन क्या बन के आई थी, फ्रॉम लास्ट इक्वेशन, मुझे नहीं मालूम कौन सा नंबर था वो, लेकिन लास्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, लास्ट इक्वेशन थी W इज इक्वल टू Q2 T2 माइनस T1 अपॉन T2। ये हमारी लास्ट इक्वेशन थी, ठीक है। ये हमारी लास्ट इक्वेशन थी। इसमें से Q2 अगर हम नीचे ले आए तो हमारी ये आ गई एफिशिएंसी की इक्वेशन। मतलब ये आ गया हमारा एफिशिएंसी। यही क्या होता है, एफिशिएंसी के इक्वल होता है कि T2 माइनस T1 अपॉन T2। ये हमारा एफिशिएंसी है। मतलब कि हीट जितनी एब्जॉर्ब्ड की माइनस जितनी हीट हमने रिलीज की अपॉन और जितनी हीट हमने एब्जॉर्ब्ड की, सॉरी जितना टेम्परेचर
जितनी हीट एब्जॉर्ब करने पे टेम्परेचर बढ़ा माइनस जितनी हीट वापस में रिलीज करने से टेम्परेचर घटा T1 और जितनी हीट एब्जॉर्ब करते समय टेम्परेचर बढ़ा वो T2 की वैल्यू है। और वेयर लिख लो ब्लैक से लिखते हैं where T2 is equal to temperature when the heat absorbed, जब हीट एब्जॉर्ब हुई उस समय का टेम्परेचर T1, टेम्परेचर when the heat रिलीज, जब हीट रिलीज हुई तब का टेम्परेचर। ठीक है, और याद रखने के लिए इसको मतलब अब तो हो गया W/Q2, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एफिशिएंसी, ये हो गई होगी डिफिनेशन तो यहीं पे लिख देते हैं क्या कि एफिशिएंसी of the engine is equal to total work done by the engine or heat absorbed by the engine, कितनी हीट एब्जॉर्ब की इंजन ने वो, इसको हम इक्वेशन दे देंगे, इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखेंगे। हमने ये चीज ये चीज डिस्कस की थी कि T2 माइनस T1 अपॉन T2 हमेशा लेस देन होगा 1 से, सिंस हमने ये चीज बता दी थी हमेशा लेस देन होगा 1 से, क्योंकि यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हुई है ज्यादा, माइनस करेंगे हमेशा लेस देन आएगा फ्रैक्शन। इसको देखते हुए, इस चीज को ही देखते हुए यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दो कि W/Q2 is equal to T2 minus T1 upon T2। मार्कर बंद कर दिया। हाँ, लेस देन 1 होगा, देन द, इस चीज को देख, अगर ये हमेशा लेस देन 1 होगा तो एफिशिएंसी भी हमेशा लेस देन 1 होगी, देन द efficiency of the heat engine is always less than 1। एफिशिएंसी हीट इंजन की हमेशा क्या होगी 1 होगी। अगर ये हमेशा लेस देन 1 है, जब यही पूरी क्वांटिटी लेस देन 1 है तो एफिशिएंसी नॉर्मल सी बात है लेस देन हमेशा 1 ही होगी। और 1 कब होगी जब एफिशिएंसी इज इक्वल, आज तक कोई इंजन ऐसा नहीं बन पाया जिसकी एफिशिएंसी इक्वल टू 1 होगी, अगर ऐसा कोई इंजन बन जाएगा तो वो आइडियल इंजन होगा। ठीक है, ये अब इसका एक इक्वेशन और निकलता है, जैसे ये चीज हमें मालूम है, ये चीज हमने निकाली थी कि नेट हीट जो एब्जॉर्ब हुई थी, नेट हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, टोटल हीट कितनी एब्जॉर्ब हुई थी सिस्टम से, लेट हमने माना कि वो Q हुई थी। ठीक है, वो किसके बराबर निकली थी, इज इक्वल टू, जब हम पहले इक्वेशन में कर रहे थे तो Q हमारा किसके बराबर निकला था, Q2 माइनस Q1 के। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग, और यहां से हम क्या लेंगे कि Q और Q किसके बराबर निकला था, Q2 प्लस माइनस Q1, अब Q टोटल क्या हो जाएगा Q2 माइनस ऑफ Q1। ठीक है, Q2 माइनस ऑफ Q1, तो और अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू द
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के से हमें क्या पता चलता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताता है कि जितनी की हीट एब्जॉर्ब होती है, जो नेट हीट होता है वो नेटवर्क डन के बराबर होता है। मतलब जो नेटवर्क डन होगा वो नेट हीट जितनी एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है, उसके बराबर होता है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस स्टेटमेंट को लिख दो कि द net heat absorbed by the system is equivalent to the net heat absorbed by the system is equivalent to the work done by the system. Total work done by the system। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या बताता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है कि जो नेट हीट अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम ने जितनी की हीट अब्सॉर्ब की है उतना ही वो वर्क डन करेगा। ठीक है, तो हमारा जो W हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? Q2 माइनस ऑफ Q1। ठीक है, और इस वैल्यू को अगर हम यहाँ इफिशियंसी वाले इक्वेशन में रखेंगे, इसको हमने क्या माना था? इक्वेशन नंबर ए माना था। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बात करें तो W इज इक्वल टू इफिशियंसी माने ईटा इज इक्वल टू W की जगह पे क्या रख दें? Q2 माइनस ऑफ Q1 अपॉन, या फिर ऐसे लिख सकते हैं W इज इक्वल टू Q2 और W अपॉन Q2, W की जगह पे क्या रख दें? Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2, और यही इक्वल किसके हो जाएगा? T2 माइनस T1 अपॉन T2। ठीक है, इसके इक्विवेलेंट ये चीज हो जाएगी। अब क्या दिखाएंगे? इससे हमें क्या मालूम पड़ता है कि इक्वेशन से कि जो हमारा Q2 माइनस ऑफ Q1 अपॉन Q2 है वो इक्वल किसके? T2 माइनस ऑफ T1 अपॉन T2। ये चीज होगा कि आपसे कुछ ना कुछ इसमें से पूछा जा सकता है। ये इक्वेशन एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, यहां से इसको याद रखना होगा, ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ऐसे ही आपको रिलेशंस याद रखने होंगे जिससे कि आपका अगर कोई न्यूमेरिकल आता है जिसमें आपको Q2 दे दिया, हीट अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम, याद रखना Q2 क्या है? हीट अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम। Q1 क्या है? हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम। हीट, ये एक वेयर करके इसको एक जगह पे पूरा लिख लें कि आपको कंफ्यूजन ना हो। बाय चांस अगर ऐसा कोई वो दे देता है न्यूमेरिकल, हमें यही ना पता होगी कि Q2 की जगह पे हमें क्या रखना है और Q1 की जगह पे क्या रखना है, तब तो हमारा पूरा मार्क्स ऐसे ही चला जाएगा। तो अगर अनसॉल्व पेपर में कोई क्वेश्चन ऐसा होगा तो मैं उसको करवा दूंगी लास्ट में। अभी के लिए इन नोट्स को आप बनाते रहिए। ठीक है, अनसॉल्व में अगर कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा सेकेंड ईयर के, क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट ईयर में पूछे जाते हैं। फर्स्ट ईयर के फिजिकल केमिस्ट्री में ये ज्यादा आते हैं क्वेश्चन। थर्मल फिजिक्स में भी ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं कार्नोट इंजन के, क्योंकि उसमें भी ये टॉपिक रहता है, तो वहां पे ज्यादा यूज हो जाता है। इस वजह से सेकेंड ईयर में उतना नहीं आता है। बाय चांस अगर कहीं अनसॉल्व में होगा तो मैं ये चीज करा दूंगी। तब तक के लिए इन सबको नोट करते रहिए, बेयर करके लिख दीजिए कि Q2 क्या है? हीट अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम। हीट absorbed by the system। ठीक, Q1 क्या है? हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम ने जो हीट रिलीज की है वो है T2। T2 क्या है? टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम व्हेन हीट इज एब्सॉर्ब। जब हीट एब्सॉर्ब हो रही थी उस समय का टेम्परेचर क्या रखा था हमने? T2। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम व्हेन द हीट एब्सॉर्ब
और T1 टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम when the heat रिलीज, जब हीट रिलीज हो रही थी। ठीक है, यह आपका एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इतना ही था, यहां हो गया। अब स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या स्टेटमेंट ऑफ द कार्नोट इंजन, इसको पढ़ना है। जैसे कि हमने लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, वैसे ही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या स्टेटमेंट्स कह सकते हैं वो है। तो इसको इरेज करते हैं, मिटाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ, सेकंड लॉ की स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट याद रखना, सेकंड लॉ में दो स्टेटमेंट दिए गए थे। एक पहला दिया था केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट था, जिसे कि केल्विन और प्लैंक साइंटिस्ट दो थे, उन्होंने दिया था, जो कि लगभग सेम था, तो दोनों का। और कौन सी स्टेटमेंट एक था। ठीक है, पहला हमारा क्या है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ये हमारा पहला स्टेटमेंट था, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का, केल्विन प्लैंक का, जो कि किस पे बेस्ड था, कार्नोट इंजन पे, कार्नोट इंजन पे। ठीक है, कार्नोट इंजन पे। कार्नोट इंजन में क्या होता था, सोर्स से हम लेते थे हीट और किसमें रिलीज कर देते थे, सिंक में। ठीक है, तो कार्नोट इंजन पे है ये पहला स्टेटमेंट, कि इन्होंने क्या बोला, इट इज इम्पॉसिबल। पहले स्टेटमेंट लिखेंगे फिर उसको समझेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है, इट इज इम्पॉसिबल टू यूज अ साइक्लिक प्रोसेस, इट इज इम्पॉसिबल टू यूज अ साइक्लिक प्रोसेस टू extract heat from reservoir से हीट लें and convert it into work and convert it into work, जितनी हीट ली उसको वर्क में कन्वर्ट कर दिया, विदाउट ट्रांसफरिंग एट द without transferring at the same time a certain amount of heat from a hotter to a colder part of a body। ठीक है, अब इसको समझें कि इट इज इम्पॉसिबल टू यूज अ साइक्लिक प्रोसेस, ये नामुमकिन है, ऐसा बोला जा सकता है, नामुमकिन है कि कोई साइक्लिक प्रोसेस का हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें से हम एक, मैंने बताया था, जो सोर्स होगा उसको हीट रिजर्वायर कहेंगे, और जो कोल्ड वाला पार्ट होगा जो कि सिंक है उसको हम कोल्ड रिजर्वायर कहेंगे। कि इट इज इम्पॉसिबल, ये एकदम नामुमकिन है कि कोई एक साइक्लिक प्रोसेस का यूज करके हम हीट निकाल पाए रिजर्वायर से और उसको पूरा का पूरा कन्वर्ट कर दे किसमें, वर्क में। हमने हीट तो निकाली सोर्स से, मतलब रिजर्वायर से, और उसको पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट कर दे, वर्क में कन्वर्ट कर दे। और उसी टाइम पे जब ट्रांसफर हो रहा है, जब वर्क हो रहा है,
और उसी टाइम हम थोड़ा भी हीट नहीं दे रहे हैं, मतलब सराउंडिंग को, हॉटर पार्ट टू कोल्डर पार्ट कुछ जा ही नहीं रहा है। इसका एग्जांपल मतलब कुछ ऐसा समझो कि रिजर्वायर को वैसे तो पहले लिख दो सोर्स ब्रैकेट के अंदर कि आपको याद है, ठीक है। ऐसा समझो कि क्या होता है, कि क्या हो रहा था हमारे उसमें, क्या हो रहा था, सोर्स पे रख रहे थे, फिर हम नॉर्मल कर रहे थे, फिर एक वर्क हो रहा था। क्या वर्क हो रहा था कि एडियाबेटिक वर्क हो रहा था, यहाँ पे आइसोथर्मल वर्क हो रहा था, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन का वर्क हुआ। तो ट्रांसफर हीट का हुआ ही नहीं, मतलब कि बोला गया है कि बाहर कुछ हीट लॉस हुई ही नहीं, जितनी हीट थी, सॉरी, जितनी हीट थी उतनी ही हीट रही, ठीक है। कोई अमाउंट वाली हीट ट्रांसफर ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता है कि हम बिना किसी कोल्डर बॉडी को हीट ट्रांसफर किए हुए पूरा का पूरा जो इतना हीट हमने एब्जॉर्ब किया उसका टोटल हम वर्क कर दें। इट इज इम्पॉसिबल। यही हमारे कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट था, जो कि कैल्विन प्लैंक्स ने दिया था कि इट इज इम्पॉसिबल टू यूज अ साइक्लिक प्रोसेस। ये एकदम इम्पॉसिबल बात है कि हम किसी साइक्लिक प्रोसेस का यूज कर रहे हैं, हीट अब्सॉर्ब कर रहे हैं रिजर्वायर से और उसको टोटल टोटल वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं, और बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं हीट का कोल्डर हॉटर पार्ट टू कोल्डर पार्ट, हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट में बिल्कुल भी हीट ट्रांसफर नहीं कर रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। ये कैल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट था। सेकेंड स्टेटमेंट जो होता है कॉल्सियस का स्टेटमेंट होता है, ये वर्क करता है, कॉल्सियस का स्टेटमेंट जो है वो वर्क करता है कार्नोट रेफ्रिजरेटर पे। ये आपके सिलेबस में है नहीं, कार्नोट इंजन भी सिलेबस, कार्नोट साइकिल था तो कार्नोट साइकिल की वजह से क्या हो गया, कार्नोट इंजन भी आ गया, ठीक है। लेकिन और जो वो होता है कार्नोट रेफ्रिजरेटर होता है वो उल्टा काम करता है। कार्नोट इंजन क्या करता है, सोर्स से लेता है ना, सोर्स से हीट लेता है फिर उसको कन्वर्ट करता है सिंक में। लेकिन रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, सिंक से हम ले रहे होते हैं हीट और फिर सोर्स में उसको डाल रहे होते हैं, ठीक है। ये होता है कार्नोट रेफ्रिजरेटर में। तो अगर स्टेटमेंट लिखने के लिए आएगा, आपको टोटल मार्क्स चाहिए तो आपको दोनों ही स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे, भले आपके सिलेबस में है। स्टेटमेंट तो सिलेबस में है लेकिन उसका मैटर, मतलब अंदर का मैटर सिलेबस में नहीं है। स्टेटमेंट तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट, और इनका स्टेटमेंट किस पे वर्क करता था, करता है, मतलब कार्नोट रेफ्रिजरेटर, कार्नोट रेफ्रिजरेटर पे कौन सा स्टेटमेंट वर्क करता है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर, कार्नोट रेफ्रिजरेटर, मैंने बताया कि कार्नोट इंजन में क्या होता था, सोर्स से हम लेते थे हीट और सिंक में डालते थे। इसमें क्या होगा, सिंक से हीट लेंगे, सोर्स में डालते हैं, ठीक है। अब इसके थ्योरी पे नहीं जाएंगे क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत इतना बस जान लीजिए कि रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, सिंक से लेते हैं और सोर्स में डालते हैं, और इंजन में क्या होता था, सोर्स से लेते थे और सिंक में डालते थे, ठीक है। तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ, इट इज, इन्होंने क्या बोला कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग machine working in a cyclic process, working in a cyclic process and added by an, sorry, any external agent to transfer heat from a body of lower temperature to the body of higher temperature,
तो इट इज इम्पॉसिबल, ये एकदम नामुमकिन है कि कोई सेल्फ एक्टिंग मशीन हो जो खुद से वर्क कर रही हो, ठीक है, उसमें कोई हम एक्सटर्नल एजेंट नहीं लगा रहे हैं, वो एक साइक्लिक प्रोसेस भी कर रहा हो, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस कर रहा हो, और क्या करे कि एक्सटर्नल विदाउट एक्सटर्नल हीट के, ठीक है, अनएडेड मैंने कोई एक्सटर्नल एजेंट हमने नहीं ऐड किया, और हीट ट्रांसफर करे फ्रॉम कहाँ कहाँ हीट ट्रांसफर करे, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की ओर। हमें मालूम है ये चीज कि रेफ्रिजरेटर और फ्रिज कैसे वर्क करता है। रेफ्रिजरेटर फ्रिज में कोई भी हम जो नॉर्मल टेम्परेचर मान लो कि 25 डिग्री 22 डिग्री या 20 डिग्री मान लो, 20 डिग्री का कोई अगर हम सब्सटेंस या फिर कोई चीज रखते, कोई खाना रख दिया, जैसे हमने सब्जी रख दी, ठीक है, दूध रख दिया कुछ 20 डिग्री सेल्सियस का कुछ रख दिया उसके अंदर, फिर क्या होता है उसका टेम्परेचर घट जाता है। कैसे घटता है? सिंक, क्योंकि सिंक में टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, हमने जो पढ़ा था सोर्स का टेम्परेचर क्या था, हायर था, और सिंक का क्या था, लोअर टेम्परेचर था, ठीक है। तो सिंक में मतलब कि वहां क्या हो रहा है रेफ्रिजरेटर में कि हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, सिंक से ले रहे हैं हीट और उसको वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मल रेफ्रिजरेटर, घरों में जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें तो हम एक्सटर्नल एजेंट लगा रहे हैं। एक्सटर्नल एजेंट क्या लगा रहे हैं कि उसमें मशीन होती है, उसमें गैस निकलती है जो कि टेम्परेचर को कम करने में मदद करती है, ठीक है, वहां पे तो हम एक्सटर्नल एजेंट लगा रहे हैं, विथ हम वहां पे इलेक्ट्रिसिटी भी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ तो कार्नोट रेफ्रिजरेटर की बात हो रही है ना, वो तो कुछ भी एक्सटर्नल एजेंट नहीं लेगा, तो फिर वो बनेगा ही नहीं, मेन चीज वो बना भी नहीं है, ठीक है, वो एक इमेजिनरी बात है, वो बस माना गया कि हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। पहले तो बोला गया कि हाँ पहले दिखाया गया कि ठीक है इतनी इतनी इक्वल अमाउंट में ये हो गई, दोनों को इक्वल हो गया, मतलब ऐसा पॉसिबल है बाय थ्योरेटिकल, बस हाँ थ्योरी में वो सब पॉसिबल है, बाय इक्वेशन बाय फॉर्मूलाज वो पॉसिबल है। लेकिन अभी नॉर्मल मैंने प्रेजेंट टाइम में अभी इतना कोई बन नहीं पाया, 99% तक का बना है, लेकिन पूरा 100% एफिशिएंसी वाला, 100% एफिशिएंसी मतलब क्या निकलता है कि जितना हम हीट दे दें उतना ही वर्क हो जाए, ठीक है, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। तो यही चीज रेफ्रिजरेटर के ऊपर है कि ऐसा ही हम जस्ट अपोजिट नहीं कर सकते, ठीक है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा ना। सबसे पहले तो हमने क्या ही शुरू की स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फिर साइक्लिक प्रोसेस में स्पॉन्टेनियस की बात आई कि हाँ साइक्लिक प्रोसेस में स्पॉन्टेनियस नहीं था, साइक्लिक प्रोसेस तो साइक्लिक प्रोसेस है कि जहां से शुरू ही पलट के वहां पे आ गई, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ भाई हम लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे नहीं हो पाता, ठीक है, नेचुरल प्रोसेस है ही नहीं है, तो हमें एक्सटर्नल एजेंट लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये मतलब इसीलिए तो उन्होंने बोला कि इट इज इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता कि खुद से कोई मशीन काम कर रही हो और वो लोअर टेम्परेचर रहे बॉडी को या वहां से हीट ट्रांसफर कर दे हायर टेम्परेचर पे। ये हमारा कैल्सियस स्टेटमेंट था, और कैल्विन याद रखना है कि कैल्सियस स्टेटमेंट जो है कार्नोट रेफ्रिजरेटर पे वर्क करता है, ठीक है, कार्नोट रेफ्रिजरेटर के लिए इन्होंने ये बात कही थी, और कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो है वो कार्नोट इंजन के लिए बात करते हैं, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, आगे आपके सिलेबस में आपको ये पढ़ना है, आ जाता है ये 1 नंबर या 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है आपको, ये स्टेटमेंट ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, इनको याद करने हैं। अब अगले लेक्चर में हम एंट्रोपी की बात करेंगे। सो थैंक यू।